हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार लव स्टोरी जिसका नाम है गेम चेंजर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य से होती है, जहां हमें आंध्र प्रदेश के सीएम को दिखाया जाता है, जो हर टाइम अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है। जब वो सीएम बना था, वो सोचता है कि जब वो सीएम बना था तब उसने सबसे ये वादा किया था कि वो सीएम बनकर अच्छे काम करेगा, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि वो सिर्फ बुरे काम करता है। इन्हीं बातों को याद करते हुए सीएम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और यही कारण होता है कि उसे अचानक से हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। अब सीएम जब हॉस्पिटल में था तब हमें पता चलता है कि सीएम के 2 बेटे भी होते हैं, लेकिन असल में ये दोनों सीएम के सौतेले बेटे थे, क्योंकि सीएम ने काफी साल पहले इन दोनों बच्चों को गोद लिया था। सीएम के छोटे बेटे का नाम अन्ना होता है, वहीं सीएम का नाम सत्यमूर्ति होता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल में बताया जाता है कि सत्यमूर्ति का इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद सत्यमूर्ति एक मीटिंग रखता है। उस पार्टी में सत्यमूर्ति सभी एमएलए और मिनिस्टर्स को बुलाता है और उस मीटिंग में वो ये अनाउंस करने वाला है कि आज के बाद वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। साथ ही वो सभी एमएलए और मिनिस्टर्स से कहता है कि तुम्हें भी ये सारे गलत काम बंद करने होंगे। अगर उसने किसी एमएलए या मिनिस्टर को भ्रष्टाचार करते हुए देखा तो वो उन्हें पार्टी से अलग कर देगा। अब सीएम सत्यमूर्ति के ऐसे बोलते ही उसका छोटा बेटा काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीएम का छोटा बेटा यानी कि अन्ना वो गलत काम बहुत ज्यादा करता है और उसकी पूरे राज्य के बड़े बड़े क्रिमिनल से बहुत पहचान थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मूवी का हीरो दिखाया जाता है। मूवी में हीरो का नाम होता है रामनंदन, जहाँ हमें पता चलता है कि रामनंदन एक IAS ऑफिसर है। रामनंदन की पोस्टिंग विशाखापट्टनम के अंदर होती है। हमें ये भी पता चलता है कि रामनंदन IAS बनने से पहले IPS हुआ करता था। IPS बनने के बाद उसने काफी सारी एग्जाम्स दी और अब वो IAS बन गया है। IAS बनने के बाद रामनंदन विशाखापट्टनम में ज्वाइनिंग ले लेता है और वो अपने जिले के सारे गलत कामों को बंद करवा देता है, जैसे कि वे सभी बिजनेसमैन जो भ्रष्टाचारी तरीके से पैसा कमा रहे हैं, और साथ ही वो उन पुलिस ऑफिसर्स को भी सस्पेंड कर देता है जो 2 नंबर का काम करने वाले लोगों का साथ देते हैं। इसके बाद हमें रामनंदन को एक पार्टी में दिखाया जाता है, जहां रामनंदन के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो। अब रामनंदन अपने दोस्तों को बताता है कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूं और शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, लेकिन अभी रामनंदन को पता नहीं है कि वो लड़की रहती कहाँ है, क्योंकि कुछ सालों पहले वो लड़की अचानक से गायब हो गई और उसने रामनंदन से मिलना जुलना बंद कर दिया। इतना सुनने के बाद रामनंदन के दोस्त उसे पूरी कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। अब रामनंदन अपनी पूरी कहानी अपने दोस्तों को बताना शुरू करता है। इसी के साथ कहानी पास्ट में पहुंच जाती है। 10 साल पहले रामनंदन कॉलेज में हुआ करता था। वहीं अपने कॉलेज में रामनंदन बहुत ज्यादा फेमस था, क्योंकि रामनंदन कभी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करता था। वहीं रामनंदन के सामने अगर कोई गलत काम करता है तो वो उसे बुरी तरह से मारता है। एक बार उसके कॉलेज में कुछ लड़के गांजा की स्मगलिंग कर रहे होते हैं। रामनंदन उन लड़कों को बुरी तरह से पीटता है और उनके गांजे वाले काम को रुकवा देता है। ऐसे ही एक दिन रामनंदन को एक सर के बारे में पता चलता है, जो कि कॉलेज की लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है। ये बात जानते ही रामनंदन सीधा कॉलेज के एक सर को पीटने लगता है, लेकिन जब रामनंदन उस सर को पीट रहा होता है तभी उसकी बेटी वहाँ आ जाती है। हीरोइन का नाम दीपिका होता है। दीपिका अपने फादर को रामनंदन से बचाती है। भी वहाँ पर कॉलेज के और स्टूडेंट आ जाते हैं और वो रामनंदन को बताते हैं कि ये वो सर नहीं है जो बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हैं। इसका मतलब ये था कि रामनंदन ने गलती से किसी और को पीट दिया था। अब सच्चाई जानने के बाद रामनंदन दीपिका और उसके फादर से माफी मांगने के लिए जाता है। यहीं पर रामनंदन को दीपिका से पहली बार ही मोहब्बत हो जाती है। वो अपना दिल हार बैठता है। अब धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, लेकिन वहीं दीपिका को रामनंदन का बात बात पर गुस्सा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो रामनंदन को समझाती है कि तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करो। ज्यादातर एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के चक्कर में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वहीं रामनंदन का गुस्सा बहुत तेज था। वो गुस्से में हर कभी किसी को भी पीट देता है। अब दीपिका रामनंदन को समझाती है कि अगर तुम इसी तरह से गुस्सा करते रहोगे तो किसी दिन जेल चले जाओगे। तभी वो उसे एडवाइस देती है कि अगर तुम्हें गुस्सा करना ही है तो पढ़ाई लिखाई करके IAS बन जाओ और सारा गुस्सा क्रिमिनल्स पर निकालना, ताकि उससे देश का भी भला होगा। रामनंदन को भी दीपिका की बात सही लगती है और वो ठान लेता है कि अब उसे IAS बनना ही है। लेकिन यही दीपिका एक शर्त रख देती है। वो कहती है कि अगर तुम IAS ना बनकर IPS बन गए तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी।
अगर रामनंदन को उससे शादी करनी है तो उसे आईएएस ही बनना होगा। इसके बाद रामनंदन आईएएस का एग्जाम देता है, लेकिन सिर्फ 6 मार्क्स की कमी से वो आईपीएस बन जाता है और वो ज्वाइनिंग ले लेता है। मगर दीपिका इस बात से नाराज हो जाती है और वो ये शहर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद रामनंदन दीपिका को काफी जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद राम का दोस्त उससे कहता है, मुझे पता है कि इस टाइम पर दीपिका कहाँ है। अब वो तुरंत ही राम को उसका एड्रेस दे देता है। इसके बाद रामनंदन तुरंत ही दीपिका से मिलने के लिए निकल जाता है। अब वो दीपिका से मिलकर बताता है कि वो आईएएस बन चुका है। दीपिका भी ये सुनकर खुश हो जाती है और ये शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद रामनंदन अपने ऑफिस आता है, जहां उसके जूनियर्स उसे बताते हैं कि वैसे तो सर हमने अपने जिले के सारे क्रिमिनल्स को पकड़ लिया है, जो भी गलत काम धंधा कर रहे हैं हमने उन्हें रोक भी दिया है, लेकिन शहर में अभी भी एक ऐसा आदमी है जो इल्लीगल तरीके से बालू रेत का धंधा करता है। अब इसी वजह से रामनंदन अपनी टीम के साथ उस जगह पर जाता है और छापा मार देता है। अब हमें मालूम चलता है कि इस इल्लीगल बिजनेस का मालिक सीएम सत्यमूर्ति का बेटा अन्ना होता है, क्योंकि जिन सारे लोगों को रामनंदन ने अरेस्ट किया था वे सभी अन्ना के आदमी होते हैं। अब जब अन्ना को इस बात का पता चलता है कि रामनंदन ने उसके बहुत सारे आदमियों को अरेस्ट कर लिया है, तभी वो रामनंदन को यानी कि जिला कलेक्टर को अपने घर बुलाता है ताकि वो उसे रिश्वत देकर अपना काम करवा सके। लेकिन रामनंदन उसके आदमियों से अन्ना के घर जाने के लिए मना कर देता है। जैसे ही ये बात अन्ना को पता चलती है कि एक कलेक्टर ने मिनिस्टर के घर आने से मना कर दिया है, ये बात सुनकर उसे बहुत जोर का गुस्सा आता है। अन्ना का खून खोल जाता है और वो गुस्से में दनदनाता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर अपने साथियों के साथ रामनंदन के पास आता है। ऑफिस में अन्ना रामनंदन के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसके आदमियों को छोड़ने के लिए कहता है। इस पर रामनंदन अन्ना से साफ मना कर देता है कि वो उसके आदमियों को नहीं छोड़ने वाला। अब अन्ना को और जोर का गुस्सा आ जाता है और वो रामनंदन से कहता है कि क्या तुम जानते नहीं मैं इस राज्य का मंत्री हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे पिताजी सीएम हैं? बहुत ही जल्दी मैं भी सीएम बनने वाला हूँ। लेकिन रामनंदन उसकी धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता और उसके आदमियों को छोड़ने से मना कर देता है। अब अन्ना सोच लेता है कि उसे उसकी इंसल्ट का बदला तो लेना ही होगा। अभी के लिए तो अन्ना यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रामनंदन फिर से दीपिका से मिलने जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि दीपिका आश्रम में बूढ़े लोगों की सेवा भी करती है और इसीलिए वो रामनंदन को अपने साथ आश्रम ले जाती है, जहाँ रामनंदन भी काफी सारे बूढ़े लोगों से मिलता है। तभी एक बूढ़ी महिला रामनंदन को बताती है कि मैं सीएम को जानती हूँ और मुझे सीएम से मिलना है। ये सुनकर रामनंदन उस बूढ़ी महिला से कहता है कि कल ही सीएम की रैली है, जब सीएम भाषण देने आएंगे तब मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। अगले दिन ही रामनंदन और दीपिका उस बूढ़ी महिला को सीएम की रैली में ले आते हैं। वहीं वो उस बूढ़ी महिला को सीएम से मिलवाते हैं। अब जैसे ही सीएम सत्यमूर्ति उस महिला को देखता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे अचानक से अपना पास्ट याद आने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि सीएम सत्यमूर्ति भी इस बूढ़ी महिला को जानता है। इसके बाद ये बूढ़ी महिला सीएम सत्यमूर्ति पर काफी सारे इल्जाम लगाती है और वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहती है कि ये सबसे झूठा आदमी है, इसने सीएम बनकर हमेशा भ्रष्टाचार ही किया है। वहीं हम सीएम के छोटे बेटे अन्ना को देखते हैं, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस बूढ़ी महिला के पास जाकर उसे धक्का मार देता है। ये देखकर रामनंदन को गुस्सा आ जाता है और वो अन्ना में एक जोर का थप्पड़ लगा देता है। वहीं एक मंत्री में रैली में चाटा लगने की वजह से सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। अन्ना अपने पापा से कहता है कि इस डीएम ने एक मंत्री पर हाथ उठाया है, आप इसके खिलाफ कोई एक्शन लें। वहीं सीएम सत्यमूर्ति रामनंदन को सस्पेंड कर देते हैं। इसके थोड़े ही देर बाद सत्यमूर्ति की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। हॉस्पिटल में अन्ना उससे मिलने आता है। अब सीएम सत्यमूर्ति अपने छोटे बेटे अन्ना से कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे गलत कामों के बारे में पता चल गया है। सीएम कहते हैं कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने अपने इल्लीगल धंधे नहीं रोके। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, फिर भी तुमने अपने गलत काम बंद नहीं किए। अब जैसे ही मैं ठीक होता हूँ मैं तुम्हें मंत्री के पद से हटा दूंगा और साथ ही मैं तुम्हें पार्टी से भी निकाल दूंगा। अब अन्ना जैसे ही अपने पापा की ये बात सुनता है कि जैसे ही उसके पापा सही होंगे वो उसे मंत्री पद से हटा देंगे, साथ ही पार्टी से भी निकाल देंगे, वो गुस्से में आकर अपने बाप को ही मार डालता है, यानी कि वो सीएम को मार देता है। इसके बाद अन्ना अपनी पार्टी की मीटिंग रखता है और उस मीटिंग में अन्ना अपने पापा की मौत की खबर देकर सभी से ये कहता है कि अब से मैं इस राज्य का सीएम हूँ
तभी न्यूज से ये पता चलता है कि सीएम ने मरने से पहले अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और वो रिकॉर्डिंग मीडिया तक पहुंच चुकी थी। अब मीडिया उस वीडियो क्लिप को चला देती है। वीडियो के अंदर सीएम सत्यमूर्ति कहता है कि मुझे पता है मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा, कुछ टाइम के बाद ही मेरी मौत हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद कलेक्टर रामनंदन को इस राज्य का नया सीएम बनाया जाए। ये न्यूज़ तो सब जगह फैल चुकी थी। ये न्यूज़ देखते ही सीएम के दोनों बेटे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें कहानी की एक और पास्ट की स्टोरी बताई जाती है कि सीएम सत्यमूर्ति ने रामनंदन को सीएम पद के लिए क्यों चुना और सीएम सत्यमूर्ति उस महिला को कैसे जानता था जिस महिला ने उसके ऊपर इल्जाम लगाए थे, और वो जो दोनों बेटे सीएम के हैं उन्हें सीएम ने गोद कब लिया था। इस पास्ट की स्टोरी में हम देखते हैं कि ये स्टोरी वो अनजान महिला जो सीएम पर इल्जाम लगा रही होती है वो असल में रामनंदन की असली माँ होती है। वहीं जो राम के पापा होते हैं वो भी राम की तरह ही दिखते हैं, यानी कि वो भी एक्टर रामचरण ही है। यानी कि रामनंदन के दो रोल हैं, बाप और बेटे का। रामनंदन के पिताजी का नाम अपन्ना होता है। रामनंदन के पापा काफी ज्यादा ईमानदार व्यक्ति हैं। इनके गांव में जो भी गलत काम होते हैं अपन्ना उन सभी गलत कामों के खिलाफ आंदोलन करते हैं और उन गलत कामों को बंद करवा देते हैं। उनकी इसी ईमानदारी के लिए सारा गांव उन्हें सपोर्ट करने लगता है। पूरा गांव अपन्ना से कहने लगता है कि तुम्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए, ताकि जैसे ही उनके पास पावर आएगी तो वो गांव के लोगों का भला कर सकेंगे। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि अपन्ना जो होते हैं वो थोड़े हकलाते हैं। इसके बाद अपन्ना अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन वो भाषण देने के लिए अपने दोस्त को साथ रखते हैं। अब हमें पता चलता है कि अपन्ना का दोस्त कोई और नहीं बल्कि सीएम सत्यमूर्ति ही होता है, क्योंकि सीएम सत्यमूर्ति भाषण देने में बहुत अच्छा था। अब अपन्ना खुद ना खड़ा होकर सत्यमूर्ति को ही सीएम के पद के लिए खड़ा कर देते हैं। इसके बाद अपन्ना की पार्टी को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के प्रचार प्रसार में बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं और यहाँ अपन्ना की पार्टी के पास तो ज्यादा पैसे थे नहीं। इसी बीच काफी सारे बिजनेसमैन सत्यमूर्ति से मिलते हैं और उन्हें पैसे देते हैं ताकि वो सीएम बनने के बाद उन लोगों की हेल्प करे। अब सीएम सत्यमूर्ति रिश्वत लेने के लिए मान जाता है। वहीं अपन्ना का एक और खास दोस्त होता है और वो भी सत्यमूर्ति के साथ हाथ मिला लेता है। अब जैसे ही अपन्ना को इन सब बातों के बारे में पता चलता है तो अपन्ना एक फैसला करता है कि उसने अपनी पार्टी के लिए जो भी सिद्धांत बनाए थे उससे सत्यमूर्ति और उसके दोस्त भटक गए हैं। इसलिए अब वो पार्टी को वापस बुलाएगा और ये सारी पार्टी ही खत्म कर देगा। साथ ही वो इलेक्शन से अपने नाम वापस ले लेगा। जैसे ही सत्यमूर्ति और एक और दोस्त को पता चलता है कि अपन्ना पार्टी को रद्द करने वाला है, सत्यमूर्ति और उसका दोस्त मिलकर अपन्ना को जान से मार देते हैं। सत्यमूर्ति और उसका दोस्त जब अपन्ना को मार रहे होते हैं तो ये सब कुछ अपन्ना की पत्नी देख लेती है और वो तुरंत अपने बेटे को उठाती है और वहाँ से बहुत दूर भाग जाती है। साथ ही सत्यमूर्ति उस दोस्त को भी मार देता है और वो उस दोस्त के दोनों बेटों को गोद ले लेता है। यानी कि ये दोनों बेटे मूपी देवी के थे। मूपी देवी ने अन्ना को छोड़कर सत्यमूर्ति के साथ हाथ मिला लिया था, लेकिन अंजाम ये हुआ कि सत्यमूर्ति ने मूपी देवी को भी मार दिया। इसके बाद कहानी यहीं खत्म होती है और हमें पता चलता है और ये पूरी कहानी सीएम सत्यमूर्ति का एक खास दोस्त होता है, वो रामनंदन को सुना रहा था। ये आदमी सत्यमूर्ति का एक खास दोस्त था, लेकिन वो कभी उसके खिलाफ नहीं गया। सत्यमूर्ति के मरने के बाद वो रामनंदन को सारी सच्चाई बता देता है। अब रामनंदन ये भी समझ पाता है कि उस बूढ़ी महिला के लिए रामनंदन ने उस दिन अन्ना को जो चाटा मारा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। इसके बाद वापस से पार्टी बुलाई जाती है, जहाँ पर ये फैसला होता है कि सीएम सत्यमूर्ति की आखिरी इच्छा के अनुसार रामनंदन को नया सीएम बनाया जाएगा। लेकिन सीएम का छोटा बेटा अन्ना इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाता है और वो पार्टी के सामने ये कहता है कि मैं सत्यमूर्ति का कोई बेटा नहीं हूँ, असली सीएम का बेटा तो रामनंदन है, इसलिए रामनंदन ही अब सीएम बनेगा। इसके बाद रामनंदन ये कहता है कि मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम ही यहाँ के सीएम बन जाओ। ना बोलकर रामनंदन यहाँ से चला जाता है। अब इस बात से अन्ना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो ही अगला सीएम बनने वाला है। इसके बाद हम रामनंदन को देखते हैं जो अपने घर जाता है और वो काफी ज्यादा दुखी हो रहा था क्योंकि अभी अभी जो बातें उसे पता चली थी उन बातों से रामनंदन काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी न्यूज पर ये बताया जाता है
कि आंध्र प्रदेश और बाकी के आसपास के सभी राज्यों में ये पता चल जाता है कि कलेक्टर रामनंदन ने मिनिस्टर अन्ना को चाटा मारा है, क्योंकि अन्ना एक काफी ज्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री था। अब जनता को तो पता ही था कि अन्ना एक भ्रष्टाचारी मंत्री था। अब जनता सरकार पर प्रेशर डालने लगती है। वो कहती है कि रामनंदन को जल्दी से ड्यूटी पर लिया जाए, यानी कि उसे फिर से कलेक्टर बना दिया जाए। साथ ही बाकी सभी कलेक्टर्स भी इस बात का सपोर्ट करते हैं। सभी जिले के कलेक्टर उसका सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि रामनंदन को फिर से कलेक्टर बना दिया जाए। इसके बाद रामनंदन को फिर से ज्वाइनिंग मिल जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रामनंदन की फिर से ज्वाइनिंग तो हुई है, लेकिन ज्वाइनिंग में उसे कलेक्टर नहीं बनाया गया, बल्कि उसे इलेक्शन कमीशन का चीफ बनाया जाता है, यानी कि एक ऐसा ऑफिसर जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर चुनाव को, यानी कि वो आंध्र प्रदेश के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट करेगा। अब इलेक्शन कमीशन का चीफ बनने के बाद रामनंदन अपनी सरकारी पावर्स का यूज करता है और इलेक्शन डिक्लेयर कर देता है। और इलेक्शन के डिक्लेयर होते ही हमें पता चलता है कि अन्ना के सीएम बनने पर स्टे लग जाती है। और अब इसी वजह से अन्ना को सीएम बनने के लिए उसका चुनाव जीतना जरूरी हो जाता है। इसके बाद रामनंदन भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है और वो अपने पापा के विचारों को नई पॉलिटिकल पार्टी के सामने रखता है। इधर अन्ना इलेक्शन जीतने के लिए अपने सारे गलत काम से कमाए हुए पैसों का यूज करता है और लोगों को खिलाता है ताकि वो चुनाव जीत सके, यानी कि वो वोटर्स को खरीदना चाहता है। लेकिन रामनंदन तो सत्यवादी था। वो अपनी पावर्स का यूज करता है और वो अन्ना को पकड़ लेता है। अब अन्ना इलेक्शन से बाहर हो चुका था। उसके बाद भी अन्ना चुप नहीं बैठता। वो अपने गुंडों के साथ काफी ज्यादा आतंक मचाता है। वो रामनंदन और उसकी पार्टी को जीतने से रोकता है, लेकिन तब भी रामनंदन की पार्टी जीत जाती है। एंड इसके बाद रामनंदन आंध्र प्रदेश का नया सीएम बन जाता है और आंध्र प्रदेश की राजनीति को रूल करता है। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।